Morning, class 9. You are studying about the French Revolution. Revision. Volume 3 है. तो next question है outbreak of revolution you completed. इसके में outbreak क्यों हुआ, शुरुआत क्यों हुई? Due to staple food become expensive, no employment, प्राइस उनके जो प्राइस थे वो बढ़ रहे थे, लेकिन खाने पीने के सामान बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा था कि रोजगार नहीं थे, एम्प्लॉयमेंट नहीं था, पैसा नहीं था और टैक्स लगा दिए थे, यहाँ फसलें खराब थी, बहुत प्रॉब्लम थी। ये कहाँ कहना चाहिए कि दिस वेरी प्रॉब्लम ओवर हियर। अब क्या करेंगे 14 जुलाई जब उन्होंने 20 जून इसमें हमने बताया था 20 जून को जब उन्होंने खुद क्या कर लिया, अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर लिया और इस पे मिराविये और अवेशिये ये दो लड़के हैं, ये दो लोग हैं जिन्होंने क्या किया था, मिराविये और अवेशिये ने 20 जून में कहना चाहिए इस नेशनल असेंबली को वो किया था। खुशी गुप्ता है, इसको हटाओ बेटा, ये सिंबल हटाइए, रिकॉर्डिंग है। तो ये कहना चाहिए कि नेशनल असेंबली में इन्होंने बहुत लीड रोल किया। इसके बाद 14 जुलाई को क्या हुआ था, 14 जुलाई 1789 खुशी गुप्ता तो 14 जुलाई 1789 में जब कहना चाहिए कि उन्होंने एक वास्तिल जेल है, वास्तिल एक उनका एक उस समय एक किला हुआ करता था, एक फोर्ट हुआ करता था, लेकिन उसको जेल बना के रखा था। 14 जुलाई द एजिटेटेड वायलेंट क्राउड स्टॉर्म द डिस्ट्रॉयड द बास्तिल। बास्तिल जो जेल, बास्तिल एक जेल का नाम है, उस समय पहले महल था वास्तिल, इसमें इसको स्टोर्म कर दिया। स्टोर्म्ड का मतलब होता है तोड़ दिया। एजिटेटेड भीड़ ने, गुस्साई भीड़ ने, क्योंकि किंग लुई 16 रिजेक्टेड द प्रपोजल ऑफ द थर्ड स्टेट, तो वो लोग बहुत एजिटेटेड हुए, बहुत नाराज हुए और गुस्सा होने के बाद बास्तिल जेल को ही तोड़ दिया 24 और 14 जुलाई को। इसके बाद लार्ज नंबर प्लीज ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज म्यूट योर माइक, नहीं तो हम रिमूव कर देंगे यहाँ से। लार्ज नंबर ऑफ द नोबल्स फ्ली फ्रॉम देयर होम्स एंड मैनी ऑफ देम माइग्रेट। देखिए हुआ क्या हुआ था कि सबसे पहले कुछ लोग जो किंग के लोग थे या क्लेर्जी या नोबेल्टी के लोग थे, वो क्या हो गया था, वो फ्ली मतलब भाग गए थे, क्योंकि अब उन्हें डर था कि तीसरे स्टेट के लोगों में थोड़ा सा क्रांति की भावना आ गई है, एक रिवोल्यूशन स्पिरिट है उनके अंदर, कहीं ऐसा ना हो कि अब प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, तो फ्ली हो गए। इसके साथ साथ many of them migrate from our countries after then Louis 16 accepted नेशनल असेंबली। एंड जब उसने देखा, लुई 16 ने देखा, एक्सेप्ट किया कि अब जो है अब तो ये बहुत बड़ी स्थिति यहाँ पे क्रिएट होने वाली है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, तो लुई 16 एक्सेप्टेड द नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली को लुई 16 ने आखिर क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया था। लुई 16 एक्सेप्टेड द नेशनल असेंबली एट दैट टाइम। अब जो है नेशनल असेंबली जब उन्होंने स्वीकार कर ली तो क्या हुआ, अब उन्हें कह दिया भाई ठीक है, आप लोगों ने जो भी बनाया है, जो भी नेशनल असेंबली बनाई है, हम स्वीकार करते हैं और हम, आप इस पे काम करिए, हम इस पे हाँ अभी क्लियर हो जाएगी, हम इस पे काम करते हैं। इसके बाद देखिए, on the night of 4th August 1789 assembly by passing a decree abolish the feudal system। 4 अगस्त से 1789, अब डेट आती है 4 अगस्त 1789। 4 अगस्त 1789 को क्या हो गया, पास असेंबली बाय द पास डिक्री एबोलिश द फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम में अंशिका पटेल, लाइट चली गई, हमने वो कर दिया डेटा अभी, इसलिए अब आप कर दिया हमने, अब सही हो जाएगी, ठीक है, हमने अब उस पर लगा दिया, अब सही हो जाएगी, है ना। तो क्या हुआ, 4 अगस्त
1789 में क्या कर दिया, फेडरल सिस्टम को एबोलिश कर दिया। फेडरल सिस्टम होता है प्रिविलेज जो लोग एंजॉय करते हैं, क्लेर्जी एंड नोबिलिटी एंजॉय द प्रिविलेज राइट, मतलब कहने का है जन्मजात अधिकारों का जो एंजॉय करते हैं उसे प्रिविलेज राइट कहते हैं। तो उनने कह दिया कि अब प्रिविलेज राइट नहीं चलेंगे और एबोलिश द फेडरल सिस्टम इन 4 अगस्त 1789। ठीक है, अगले बार अब 1789 में ये हो गया। इसके बाद टाइथ एंड एबोलिश लैंड ओन बाय द चर्च। टाइथ जो है, टाइथ और टेल, ये दो प्रकार के टैक्सेस हुआ करते थे। टाइथ जो टैक्स देता था चर्च, चर्च को देता था पीजेंट, तीसरे स्टेट का व्यक्ति, और वहां के किसान चर्च को, चर्च एक संस्था है, उसको देते थे टैक्स, उसका नाम था टाइथ। तो ये भी खत्म होने लगे, सब एबोलिश लैंड, ये सब एबोलिश होने लगे। इसके साथ साथ जब एक्वायरिंग एसेट वर्थ एंड लीज 2 बिलियन लिब्रे बाय द गवर्नमेंट, और कहीं ना कहीं सरकार पे 2 बिलियन लिब्रे का कर्ज भी हो रहा था, तो अब सरकार का भी लुई 16 का सिस्टम भी बड़ा हिलने लगा, क्योंकि देखो लोगों ने टैक्स देने से मना कर दिया, ऊपर से नेशनल असेंबली बना ली, किंग के खिलाफ जो है आवाज उठाने के लिए तैयार हो गए, किंग के खिलाफ लड़ने को तैयार हो गए। तो अब देखो जब किंग के खिलाफ लड़ने को तैयार हो गए तो क्या होगा, अब कहीं ना कहीं उन पे ऑलरेडी उतना कर्जा था सरकार पे, लुई 16 से गवर्नमेंट पे। तो अब जब गवर्नमेंट पे कर्जा था तो अब कहीं ना कहीं उनकी सीट तो हिलेगी, अब वहां के हालात बदलेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग अबाउट 1789 द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, फ्रांस बिकम द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची का मतलब होता है कि अब फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब एक संवैधानिक मोनार्ची, मोनार्ची तो था बट कंप्लीट मोनार्ची नहीं था। पीहू थोड़ा कोशिश करिए, नेटवर्क प्रॉब्लम है आज, है ना। हाँ जय पटेल, आई एम अंडरस्टैंड टू यू, थोड़ा सा ऐसे एरिया में जाइए जहाँ पे नेटवर्क हो, आपके यहाँ पे बिल्कुल सही है। दूसरी चीज, अगला क्वेश्चन है, फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। जब फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची हो गया, कैसे, ये क्या होता है भाई, हम दोनों बातें कह रहे हैं, फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल और सेकेंड इज मोनार्ची। मोनार्ची इज द रूल ऑफ किंग, बट कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो जनता के हिसाब से चले, लोगों के हिसाब से चले। तो आप दोनों बातें कह रहे हो, दोनों बातें कहने का मतलब है कि पूरी तरीके से राजशाही व्यवस्था खत्म नहीं हुई थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया था, एक सिस्टमेटिक हो गया था कि अब किंग के जो राइट्स हैं वो भी बाउंड हो गए थे, वो भी लिमिटेड हो गए थे, लिमिटेड द राइट ऑफ द किंग। ऐसा नहीं कि जो चाहे सो करे, जिसको चाहे सजा दे, नहीं, अब उसके भी राइट वो हैं, कहना चाहिए कि बाउंडेड है। अब वो क्या करेगा, जनता के हित के लिए ही काम करेगा, बाकी कुछ नहीं करेगा। इसके बाद 1791 नेशनल असेंबली कंप्लीट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 1791 में देखिए, 1791 में यहाँ पर 1791 हम लोग सीधे 1789 में थे। 2 साल के स्ट्रगल के बाद हमारी जो नेशनल असेंबली की स्थिति थी, वो एक नेशनल असेंबली की जो स्थिति है वो बहुत इंप्रूव हो रही थी, और आपको आपने देखने को मिल गया कि इन 1791 में ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होने लगा। किसने, नेशनल असेंबली ने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना शुरू कर दिया, मतलब उसका प्रारूप बनाना शुरू कर दिया, जस्ट लाइक ड्राफ्टिंग बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द डॉक्टर BR अम्बेडकर इन इंडिया। और फ्रांस में नेशनल असेंबली के लोगों ने वहां के संविधान को ड्राफ्टिंग करनी शुरू कर दी। ड्राफ्टिंग का मतलब होता है वो उसका प्रारूप कि कैसा होगा हमारा संविधान, कैसे राजा की जो किंग लुई 16 की जो पावर है उसे हम कैसे लिमिटेड करेंगे, कैसे जनता को हम एक इक्वल राइट देंगे, ये सब बात है। ये हो रहा था आपका 1791 में। और कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, नेशनल असेंबली वाज बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड। नेशनल असेंबली भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो गई। इनडायरेक्टली का मतलब होता है इंटरनल इलेक्शन हो गया, बाहरी से वोट नहीं लिया गया।
ओवरऑल कहने का मतलब है कि वह व्यक्ति, इसमें क्या हुआ कि अ पीपल कंप्लीट 25 ईयर्स एंड ऑल्सो एबल टू गिव 3 डे बेस, इक्वल बेस, 3 दिन के बराबर की मजदूरी दे, या तो क्या दे, या तो 25 साल का वो व्यक्ति जो 3 दिन की बेस देने के लिए तैयार है, नेशनल असेंबली का हिस्सा होगा और उन्हें एक्टिव सिटीजन्स कहा जाएगा। तो ये कंडीशंस हो गई नेशनल असेंबली में कि जो है आप, ऐसी कंडीशन है कि 25 साल के हैं और आप 3 दिन की बेस देते हैं, कैन वोटेड ओवर हियर। राधिका मिश्रा, अंडरस्टैंड, कंजेशन है, आपके माइक में प्रॉब्लम होगी वहां, ठीक है। दूसरी चीज, लाइट भी आ गई है। ओके, एक मिनट में देख रहा हूं कौन है, जरा कौन खोले है माइक, अभी देख रहे हैं। कुशाग्र सिंह, कुशाग्र म्यूट करिए, नहीं हम हटा देंगे यहां से तुरंत। मधुर गुर्जर, मधुर गुर्जर, हाँ, ये म्यूट करिए अपने अपने माइक। तो देखिए हम लोग बात कर रहे हैं नेशनल असेंबली की। नेशनल असेंबली ने 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लिया और कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने के बाद उसमें कह दिया कि वह व्यक्ति 25 ईयर्स का होगा, वह 3 दिन की बेस देगा, वह जो है यहाँ पर वोटिंग का अधिकार उसको मिलता है। अगला है आपका, तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विथ अ लार्ज राइट ऑफ द मैन एंड सिटीजन्स। कहीं ना कहीं फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को, वहां के लोगों को, मतलब सिटीजन्स ऑफ फ्रांस को जाने कितने डेमोक्रेटिक राइट जो है मिल जाते हैं। मैनी ऑफ द डेमोक्रेटिक राइट कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए, लेकिन एक कंडीशन थी कि वीमेन इससे पूरी तरीके से बाहर थी। नो वोटिंग राइट फॉर द वीमेन ओवर हियर, ओवर देयर इन फ्रांस, यानी कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन 1791 वुमेन कैन टेक पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, कैन नॉट वोटिंग ओवर हियर। केवल और केवल व्यक्ति, केवल और केवल आदमी को वोट डालने का अधिकार था, वो भी 25 साल के, और 3 दिन की अगर मजदूरी देता है। आई सेंट द वीडियो प्लीज, पीहू मैं वीडियो भेज दूंगा, इश्यू नहीं है, कोशिश कर लो। इसके बाद अब हम बात कर रहे हैं रीडिंग फॉलोइंग सिंबल। कुछ सिंबल्स दिए गए जब मोनार्ची एबोलिश हो गई, नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया, 1789 में ड्रॉप्ट भी कर लिया, तो कुछ सिंबल बनाए गए। सिंबल थे रेड, एक कैप थी जो लाल टोपी लगाते थे लोग। अब वो जो लोग रेड फ्रिजियन कैप लगाएंगे का मतलब है कि हम मोनार्ची से फ्री हैं, हम आज़ाद हैं, हम स्लेव नहीं हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। रेड कैप लगाने का सिंबल था, तो लोग रेड कैप लगा के निकलने लगे। ये कहीं ना कहीं अगेंस्ट था, रिवोल्यूशन की एक क्रांति थी, एक चिंगारी थी किंग लुइस 16 के अपोज में। दूसरा सिंबल था बंडल ऑफ रॉड ऑफ द फेसेस, लकड़ियों का एक गट्ठा, एक बंडल, ऐसा एक सिंबल था कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इकट्ठा रहना पड़ेगा, ऐसे रहना पड़ेगा, पंच में रहना पड़ेगा, तभी हम किंग लुइस 16 की पावर को डिमोलाइज कर पाएंगे, तभी उसको हम रिमूव कर पाएंगे। ये भी चीज थी। इसके बाद था ब्लू व्हाइट रेड, ये हमारे नेशनल रंग हो गए, कलर बन गए। अगला था आई विथ द ट्रायंगल रिप्रेजेंट आई, जो एक ट्रायंगल के बीच में एक आई है कि लॉ की नजर में सब एक हैं, कानून की नजर में सब एक हैं। और अगला था हमारा विंग्ड वोमेन, है ना, कि औरतों को भी आजादी, पंख लगा दिया वीमेंस में कि अब औरतों को भी आजादी हम देने जा रहे हैं, वीमेंस को भी आजादी मिलनी चाहिए। और एक स्कैप्चर था, एक स्कैप्चर मतलब बहुत एक सिंबल था, रॉयल सिंबल था वहां का। और दूसरा था स्नेक, स्नेक था जिसकी पूंछ उसके मुंह में थी, का मतलब कभी इस देश का अंत नहीं होना चाहिए, कॉन्टिन्यूटी में ये देश चलेगा पूरे 24 घंटे, यानी कि ये निरंतर कभी एंड नहीं होगा। सर्किल है, पूंछ ऐसे है पीछे तो वो मुंह में, मुंह से मतलब डिस्कनेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। ये सिस्टम
नॉट प्रिविलेज, द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। अब फ्रांस में कॉन्टिन्यूटी चलेगा, कॉन्टिन्यूस नहीं चलेगा, हम रहें या ना रहें। ये ड्राफ्टेड करी थी नेशनल असेंबली के लोगों ने, ये सिंबल दिया था कि आफ्टर द ड्राफ्टिंग द नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, ये इसको हम ड्राफ्ट कर रहे हैं और ये संविधान पूरे दुनिया, पूरे देश में कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमारे बाद आने वाली पीढ़ी फिर से गुलाम, बोले नहीं, इसलिए वो स्नेक का निशान बनाया था। लॉ ऑफ टैबलेट है ना, तो कह रहे हैं कि कानून की नज़र में सब एक हैं और कानून सबके लिए एक बराबर है। मतलब चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई चेयरपर्सन हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे कोई भी हो, लॉ की नज़र में सब कुछ समान होगा। अब क्वेश्चन आता है, फ्रांस एबोलिश मोनार्ची एंड बिकम रिपब्लिक। अब हम सीधे फ्रांस की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रांस एबोलिश मोनार्ची एंड बिकम रिपब्लिक। देखो फ्रांस एबोलिश मोनार्ची, एबोलिश्ड मोनार्ची और बिकम रिपब्लिक। अब एक सबसे बड़ा ब्रॉड क्वेश्चन यहाँ पे आ गया कि अब फ्रांस क्या हो रहा है, मोनार्ची को एबोलिश कर रहा है। मोनार्ची का मतलब है जो राजा का सिस्टम है वो एबोलिश हो जाएगा और सिस्टम शुरू का हो जाएगा, बिकम रिपब्लिक। अब रिपब्लिक होने जा रहे हैं। रिपब्लिक का मतलब होता है यहाँ पे सबको राइट मिलेंगे। वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची में केवल मैन को थे और ऐसे व्यक्ति को थे, अ पीपल कंप्लीट 25 ईयर एंड ऑल्सो एबल टू गिव बेस ऑफ 3 डेज, 3 दिन की बेस देगा, वह व्यक्ति वोट डालेगा, ऐसा सिस्टम था वहां। लेकिन नाउ अब जो फ्रांस एबोलिश मोनार्ची, मतलब एबोलिश का मतलब होता है खत्म होने जा रहा है और अब शुरू होने जा रहा है बिकम अ रिपब्लिक। तो नेशनल असेंबली अप्रैल 1972 में डिक्लेयर वार अगेंस्ट द पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। 1792 में पर्शिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट नेशनल असेंबली ने, एबोलिश मीन्स मतलब खत्म हो जाना, हाँ डिस्ट्रॉय हो जाना, ठीक है, या एबोलिश मतलब वो चीज से हमें छुटकारा मिल जाना, वो चीज खत्म हो जाना, ठीक है। तो यहां तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट में कराएंगे फ्रांस एबोलिश मोनार्ची एंड बिकम द रिपब्लिक। ओके।